अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। मुल्क में जारी सियासी गैर यकीनी और कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सख्त लबो लहजा अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ PTI भी मुसलसल हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, जबकि PDM वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद PTI ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला भी कर लिया है। एक मुलाकात हुई है परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से कल हुई है, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है PTI का फंडिंग केस। ये जो मुलाकात हुई है ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये जो अब है इनका जो कंडक्ट है उसकी वायलेशन में अब हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं, और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने के अलावा PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद लाने का भी फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के इस फैसले पर हमने इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से अब तक मुताद्दिद पार्टियों के नुमाइंदे मिल चुके हैं। दूसरी पार्टियों के मुकाबले में अब तक सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा और रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने कुछ हफ्ते पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से घंटे से 1.5 घंटा मुलाकात की, जबकि अपने दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ के 5 वजीरों के वफ्द ने पूरे कमीशन से मुलाकातें की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का तकाजा है कि जो पार्टी नुमाइंदगान मिलना चाहें उनसे अपने दफ्तर में मिलें। तर्जुमान के मुताबिक हाल में PDM के एक बड़े वफ्द ने पूरे कमीशन से मुलाकात की, जो रूटीन का मामला है। सवाल यह है कि PTI ये क्यों कर रही है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका है और ये सब इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। मगर कमीशन ना पिछली हुकूमत से दबाव में आया ना मौजूदा हुकूमत से होगा। इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाने के अलावा भी सियासी महाज मुसलसल गर्म है। मरकज में इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाद पंजाब असेंबली में भी अब अक्सरियत तहरीक इंसाफ के पास है। तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को यह बावर करवा रही है कि नून लीग अगर मरकजी असेंबली तहलील करके इलेक्शन कमीशन की जानिब बढ़ती है, इलेक्शन की जानिब बढ़ती है, तो PTI भी पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर सकती है। इसी तरह नून लीग तहरीक इंसाफ को ऑफर दे रही है कि अगर PTI क़ब्ल वक्त इंतखाबात चाहती है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करे और कौमी असेंबली में 11 इस्तीफों की मंजूरी के बाद बाकी बच जाने वाले 119 अरकान के इस्तीफे भी मंजूर कराए। यहां पर अहम बात यह है कि 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन 11 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है और खबरें हैं कि हुकूमत मजीद इस्तीफे भी मंजूर करने जा रही है, जिसके बाद देखना होगा कि इन कौमी असेंबली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा या इससे पहले ही आम इंतखाबात की तारीख सामने आ सकती है, क्योंकि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कह चुके हैं कि अक्टूबर में जनरल इलेक्शन के लिए बसे पर्दा पेशरफ्त हो रही है। इन सब मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हबीब अकरम साहब और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मुनीफ फारूक भी हमें ज्वाइन करेंगे। हबीब अकरम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या PTI के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इतना सब्सटेंशियल मटीरियल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना केस साबित कर सके? देखिए, ये जब किसी केस को एडजुडिकेट करवाना हो तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर आप वाकयाती एतबार से देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तर्ज अमल है वो बहुत सारे सवालात उठाता है। मिसाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमीशन का काम ये है और उसके चीफ का ये काम है कि वो हर वक्त पाकिस्तान के अंदर 60 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब अप्रैल में अदालत में बुलाया गया तो उन्होंने सीधे सबाव जाके कह दिया कि मैं तो अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करवा सकता। तो लिहाजा उन्होंने अदालती रिकॉर्ड पे ये तस्लीम कर लिया कि वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही पूरी तरह नहीं कर पाए।
दूसरी तरफ आए तो आप पंजाब में जब ये डिफेक्शन क्लॉज की वजह से कुछ लोग डी सीट हुए तो इसमें 5 नशिस्तें ऐसी थी जो रिजर्व सीट्स थी। उन रिजर्व सीट्स के ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये किया और अपने दूसरे कमीशन के मेंबरान के साथ कि जनाब ये 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद ही ये सीटें फिल की जाएंगी। ये एक सरीह कोशिश नजर आती थी पॉलिटिकल के दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकाबले से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और फिर कानून में भी इसका कोई जवाब नजर नहीं आता, ना मंतक इसको मानती है। हत्ता के अक्ल सलीम मेरे जैसा आम आदमी भी औसत दर्जे की जहानत वाला भी ये जवाब नहीं तलाश कर सकता कि आखिर कौन सी ऐसी कानूनी बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि हम जो सीटें हैं ये 17 जुलाई के बाद या इलेक्शन के बाद हम इनको नॉमिनेट करेंगे। वो मामला जब अदालत में गया तो खुद अदालत के अंदर हैरानी का इजहार हुआ कि आखिर इलेक्शन कमीशन बताए तो सही वो कौन सी बुनियाद है जिस पे इसने ये इमारत तामीर की है। तो ये दो चीजें ही बजाते खुद इतनी बड़ी हैं कि जिनकी बुनियाद पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये सलूक हो रहा हो तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकती, बल्कि इलेक्शन कमीशन के इदारे की कैपेसिटी के ऊपर भी सवालिया निशान उठेगा। तो ये दो वाकयात ही ऐसे हैं जो अपनी नेचर में इतनी पॉलिटिकल अहमियत रखते हैं कि अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं तो डेफिनेटली ये मुनासिब मीट मुहैया करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। मुनीब, आपकी क्या राय है इस पर? आपकी अपनी कानूनी राय क्या है और आप भी एग्री करते हैं हबीब अकरम साहब की इस बात से? बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कह रहे हैं हमने रेफरेंस लेके जाना है। तो अगर तो ये बुनियाद है जिसका एक का जिक्र किया हबीब अकरम साहब ने, वो ये है कि जी उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं करवा सकता, गोया के इनकैपेसिटी शो की है, ये क्वालिफाई नहीं कर सकता मेरे नुक्ते नज़र में एक ऐसा ग्राउंड के कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया कि जी 5 लोगों का नोटिफिकेशन जो रिजर्व सीट्स के ऊपर थे उन्होंने नहीं किया और बाद में अदालती फैसला आया जिसके बाद अदालत ने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने फिर वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब अगर तो ये एक एरर है जिसके ऊपर ये वो अपनी वजाहत दे सकते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी और इलेक्शन कमीशन जो था वो इस बुनियाद पर ये फैसला नहीं कर पा रहा था या नहीं कर रहा था कि उनके मुताबिक जब तक हाउस पूरा नहीं होगा, 17 जुलाई के बाई इलेक्शन नहीं होंगे तो उसके ऊपर वो सीटों का नोटिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक राय लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूद थी और उसके अंदर जो राय थी वो मुख्तलिफ वकला की भी थी अगर उसको कॉन्सेप्चुअली देखा जाए और कानूनी तौर पर देखा जाए। ठीक है, वो अदालत ने फिर फैसला किया कि उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, नोटिफिकेशन हो गया। अगर वो नोटिफिकेशन फिर भी ना करते तो वो एक और ग्राउंड हो सकता था। कम से कम ये 2 ग्राउंड्स तो क्वालिफाई नहीं करती जिसकी बेसिस के ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। हाँ, जो तकलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसका अंदाजा है सबको, वो ये है कि उनको इस बात का खौफ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारा मामला जो है ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से या प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से ये देख रहे हैं। अब उसके अंदर जो मेरी एक अपनी राय है वो ये है कि कोई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई बैन वगैरह लगने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल में वो ज्यादा प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर आएंगे, जो पैसे हैं कोई आए होंगे वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। हाँ, वो बुनियाद बन सकती है कि वो एफिडेविट या वो सर्टिफिकेट जो इमरान खान साहब की तरफ से जमा कराते रहे हैं पीरियडिकली, बट उसमें सिर्फ एक इशू है, उसमें सिर्फ ये है कि आपका ये मंतक या ये तुक कि जी हमारा मौकफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ बाकी जो जमातें जिनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या किसी और ने अगर कोई फॉरेन फंडिंग के हवाले से कंप्लेंट दायर कर रखी है तो उसका फैसला भी आप साइमल्टेनियसली साथ सुनाइए। ये ना कानूनी तौर पर इसका कोई जवाब है ना इसकी कोई तुक समझ आती है। वो इसलिए कि या तो ये पैरेलल ना ही ये सही ठीक है यही बात हबीब अकरम साहब जो मुनीब करें, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर क्रेडिट लिया गया, फिर इख्तिलाफ पर उन्हें फौज का इंतखाब कहा गया, अभी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत हासिल की है। इसके बावजूद आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में इमरान खान क्यों चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपना ओहदा छोड़ दें?
देखिए, इसमें एक तो बुनियादी बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट माइंड के साथ होना चाहिए और उसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। और मैं बड़ी अदब के साथ और मोहब्बत के साथ मुनीब की इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि ये जो सियासी मामला, ये जो है ना कि कानून में पहले पीटीआई के खिलाफ फैसला आ जाए, बाद में दूसरे के खिलाफ फैसला आ जाए, जब जब जरूरत पेश हो। मेरा ख्याल है कि कानून का ये प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ अलग होते हैं, तो उसी तरह जब पॉलिटिकल पार्टीज का मामला आए तो वहां पर भी लॉ की एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी। आप किसी एक सियासी जमात के ऊपर एक ही तरह के केसेस हों, चाहे वो आगे पीछे आए हुए हों, लेकिन एक सियासी जमात के खिलाफ तो आपका फैसला आ जाए और बाकियों के खिलाफ ना आए, तो इसके पॉलिटिकल नुकसानात हैं। मुनीब, के तौर जो हबीब अकरम साहब बात कर रहे हैं, आपके नॉलेज में ऐसा कोई फंडिंग का मामला या केस है जो पिछले 8 साल से चल रहा हो, जिसमें 8 से 9 बार वकला तब्दील हुए हों, 180 से ज़्यादा समातें हुई हों, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग का कोई मामला आपके नॉलेज में है ऐसा? देखिए, मैं भी उसी खुलूस, मोहब्बत, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने बड़े भाई हबीब अकरम साहब की जो लॉजिक है या जो उनका आर्गूमेंट है, क्योंकि मेरे साथ उनके साथ बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, मैं इख्तिलाफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरी राय उनसे अक्सर मुख्तलिफ है। देखिए, गुजारिश ये है कि बेशक सियासी जमातें हों, सियासी लीडर्स हों, एक बात ऐसी है जो कि आपके कानून को चले एक साइड पर रखते हैं। मैं जो, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहसीयत एक लॉयर हुई है, तो मैं कहता हूँ पहले चले आप उसे लॉजिक के पैमाने पर रख लें, कानून को हम बाद में लेकर आते हैं। क्या ये बात किसी की मंतक को या लॉजिक को अप्लाई करती है कि एक मामला जिसको 8 साल पहले शुरू किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा जब दूसरों पर सवाल उठता रहा तो एक ही बात आती रही कि भाई अगर आप चोर नहीं हैं तो आप डरते क्यों हैं, अगर आप डकैत नहीं हैं तो आप डरते क्यों हैं, फिर तो आपको रसीदें भी देनी चाहिए, आपको हर चीज़ दिखानी चाहिए, हर चीज़ बतानी चाहिए। दूसरी साइड कहती रही कि भाई ये मुनसफ जो है ये 2 नंबर है, इसने कोई हमारे साथ काम खराब कर देना। नहीं 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 नहीं, आप तो चोर हैं भाई, बताइए रसीदें, अब आपने कुछ किया नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। चलिए, अगर उसी को उसूल बना लिया जाए तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा वकला की तब्दीली, मैं उसको इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देता कि वो किसी भी क्लाइंट का अपना इस्तेकाक है, वो एक बदले या 10 बदले। हाँ, जब आप इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन चैलेंज करें, जब आप कभी उसे हाई कोर्ट में लेके जाएं, जब कभी आप स्टे ऑर्डर लेकर आएं, जब कभी आप ये कहें जी फलानी चीज़ को प्राइवेट रखें, इसको ना दिखाएं, कभी आप ये कहें जी फलानी पार्टी को मेरा जवाब मत दिखाएं, जवाब मत दिखाएं, इसके अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम अलाउ कीजिएगा, इसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, या तो ये कि वो एक्स पार्टी हो रही हो, कोई एक फरीक सिर्फ जा रहा हो, अकबर एस बाबर जा रहे हो और दूसरी तरफ से कोई ना आ रहा हो, तो फिर भी चले समझते हैं कि ये कोई रिग्ड मैच हो रहा है। सवाल ये है, और मैं तो हैसियत एक आम पाकिस्तानी के अब यही कहूँगा कि उसी उसूल के को ज़हन में रखते हुए कि जब आपने किया कुछ नहीं है, जब कुछ गलत है ही नहीं, तो आपको चाहिए कि आप जाकर खुले दिल से ना सिर्फ अपना जवाब फाइल करते, और ये मामला ज्यादा से ज्यादा चलो 1 साल खिंच जाता, 1.5 साल खिंच जाता, 2 साल खिंच जाता, इतना भी नहीं खिंचना चाहिए था, कोई इतना बड़ा बात तो थी नहीं। अब अगर ये 8 साल से पेंडिंग है या 7 साल से पेंडिंग है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह या कोई और रीजन तो जरूर है। जहां तक बात है दूसरी जमातों की, उन जमातों को की भी उतनी ही जवाबदेही बनती है। अगर उन्होंने किसी ने भी प्रोहिबिटेड फंडिंग ली है, उस गलत काम का इर्तिकाब किया है, उनका भी नतीजा यही होना चाहिए और इसी पैमाने पर होना चाहिए। अगर कल पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून आपस में इस बात पर लड़ाई करना शुरू कर दें कि भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट पहले आई थी, तुम्हारा केस पहले शुरू हुआ था, अब तुम्हारा फैसला बाद में मेरे साथ आना चाहिए, तो ये नहीं बनता। और दूसरी बात ये है, देखिए, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हमेशा कहती थी कि ये चोर हैं जी, ये डकैत हैं जी, ये खा गए, तो पीएमएलएन के आर्गुमेंट के ऊपर मैं खुद एतराज करता था कि भाई आप ये क्या कहते हैं कि पहले उसका भी पूछो जी, मेरे पे इल्जाम लग रहा है पहले उससे पूछे। नहीं नहीं, इल्जाम आप पर लग रहा है, पहले जवाब आप देंगे, उनकी बारी पे उनसे पूछ लिया जाएगा और पूछा जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप रूल्स ऑफ द गेम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज करते रहें। आज आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद नहीं है तो आप कह रहे हैं जी वो एडमिटेड फैक्ट है, उन्होंने मेल दिया। भाई इलेक्शन कमीशन का तो रिकॉर्ड मौजूद है और मैं आपसे कह सकता हूं बाकायदा तौर पर वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं
जहां पर ये प्रूव किया जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौन कौन सी जमात के कौन कौन से लोग खलवत और जलवत में मिलते रहे। बहुत सारी और एविडेंस भी इस हवाले से निकल सकती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देर नहीं करनी चाहिए, एक रेफरेंस दायर करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोझ और बायस रखते हैं और उन्होंने अपने अहद से वफादारी नहीं की, और मैं अलाउ मी टू यूज द वर्ड कोई दो नंबरी की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ना सिर्फ ओहदे से अलहदा होना चाहिए बल्कि इस बदतयानती के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मुनीब, अब कुछ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये भी डिस्कशन कर लेते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए मजीद इस्तीफ़ों की मंजूरी का इम्कान है और 11 PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि अभी ज़िमनी इलेक्शन तक बात रहेगी या अब सिचुएशन आम इंतखाबात की तरफ, कौमी इंतखाबात की तरफ जाती दिख रही है आपको? कोई फ्रेमवर्क बन रहा है इस तरह का? देखिए, ये अभी अगर जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं तो वो उनकी बात को तो मैं खैर हम क्या कह सकते हैं। उनकी कुछ बातें ठीक है, दुरुस्त हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं, ज्यादा गलत भी साबित होती हैं, तो मैं उनकी बात को तो इतनी अहमियत नहीं देता। अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि जिस तरह की सियासी सिचुएशन अब बन गई है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 90% इक्तदार में वापस, 90% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपका पंजाब और KP के अंदर आप हुकूमत कर रहे हैं तो वफाक तो वैसे ही बेचारा सुकड़ के रह गया है 18वीं तरमीम के बाद। तो वो तो मतलब इस वक्त वफाक के अंदर बैठी हुई मुस्लिम लीग नून या उनके प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ओहदा बहुत बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन सियासी तौर पर बहुत पीछे रह गई है इस हवाले से फिलहाल मुस्लिम लीग नून। एक और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो इस पर ग्राउंड पे सिचुएशन है वो मकबूलियत बहुत ज्यादा है। जो इशू है वो ये है कि अगर तो ये तहादी जमातें ये सोचती हैं कि जी हमने अगले साल तक ही वक्त गुजारना है, तो मैं अब कोई मतलब प्रेडिक्शन इस हवाले से मैं गैब का इल्म तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ये अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो मुझे बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मुझे जो मेरा अंदाजा है कि ज्यादा, हाँ, मुझे जो लग रहा है कि शायद 2-3 महीने 4 महीने बड़े डिसाइसिव होंगे, इनमें प्रेशर भी बहुत बढ़ेगा। इकोनॉमी आपकी वैसे स्ट्रगल कर रही है, IMF आपको पैसे नहीं रिलीज कर रहा, एक आपके खिलाफ जो नैरेटिव है वो ऑलरेडी बन चुका है। यही बात मुनीब हम हबीब अकरम साहब से भी जानते हैं, जिस तरह अभी मुआशी सूरत हाल है इस वक्त और जो सियासी तौर पर या मुआशी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है सबके सामने, आपको लग रहा है कि क्या कोई बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं, बैकडोर राबते हो रहे हैं और आम इंतखाबात की तरफ समहाउ कोई फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है? देखिए, अगर तो मुल्क की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाएं तो मुनीब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हमें इस वक्त एक नए इलेक्शन की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई, ये किसी से डट के बात नहीं कर सकती, मजबूत मौक़िफ़ नहीं इख्तियार कर सकती। तो ये सारे मामलात हैं जो हमें दरपेश हैं, तो लिहाजा यहाँ पे इतने अबहाम में से निकलने का रास्ता तो इलेक्शन ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत क्या इलेक्शन होने देगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास ये इनिशिएटिव है फ़िलहाल। तो उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो ये हुकूमत टूट जाए, यानी इसके कुछ लोग इसका साथ छोड़ जाए, और दूसरी बात है कि या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खुद असम्बली तोड़ दें। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो असम्बली तोड़ते हुए खुद नज़र नहीं आ रहे। जो रास्ता आप देख रहे हैं ना निकाला गया है, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि हम मजीद हुकूमत में नहीं रहना चाहते, उन्होंने कहा। देखिए, ये कहना कुछ और होता है, अमल उसके साथ कुछ और होता है। यानी आप देखिए ना कि PDM जब मुत्तफ़िका तौर पे पहले कह चुकी है कि हम टाइम पूरा करेंगे, फिर दोबारा उन्होंने रीइटरेट किया है, तो फिर दरअसल ये अपनी एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग करनी होती है कि हाँ हम यूं भी हैं और हम यूं भी हैं। तो एट द सेम टाइम आप देखिए कि जो ज़िमनी इलेक्शन है, आप 11 इस्तीफे आपने कबूल किए हैं, ये चेरी पिकिंग की है। 2 तो चलिए खवातीन की नशिस्तें होगी, जो 9 नशिस्तें हैं दरअसल इनमें से 8 वो हैं जिनमें 300 से लेके 2000 माफ कीजिएगा 2000 वोटों का फर्क है। यानी PTI नंबर 2 और नंबर 3 के अगर वोट नंबर 2 और नंबर 3 के वोट मिल जाए तो PTI जीत सकती है। तो गोया आप यूं समझिए कि ये इलेक्शन को डिले करने की टैक्टिक्स है और PTI को एंगेज करना मकसूद है। आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन को डिले करने की टैक्टिक लग रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से? हबीब अकरम साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, मुनीफ फारूक साहब आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब पिछले 3-4 माह से सियासी बेयकीनी का शिकार है, जहां असेंबली की कार्रवाई और पार्लिमानी और सियासी अमल अदालत के हुक्मनामों से आगे बढ़ने पर मजबूर है।
परवेज इलाही के बतौर वज़ीर आला पंजाब के बाद भी सियासी तनाव में कमी आने के बजाय स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा होता नजर आ रहा है। पीटीआई के सिप्तान खान ने कल स्पीकर का इंतखाब 185 वोटों से जीत लिया, मगर मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस इंतखाब को कलअदम करार देने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। मुस्लिम लीग नून को स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। कानून के मुताबिक स्पीकर का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता था, मगर स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करके इसे बैलेट बना दिया गया था, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन कहता है कि खुफिया रायशुमारी होगी, तो फिर किस तरीके से ये इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाया गया? और ये देखिए, ये सीक्रेसी ऑफ वोट और उसकी सैंक्टिटी को वायलेट जो किया गया है। हमारी इस्तदा इस रिट पिटिशन के जरिए ये है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, असर नो इलेक्शन करवाया जाए और बैलेट पेपर्स ऐसे जारी किए जाएं जिनके ऊपर सीरियल नंबर दर्ज ना हो, वरना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये धांधली रदा इलेक्शन है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कह रहे थे कि अदालत में दरखास्त दायर की गई है कि स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए और दोबारा इंतखाब का हुक्म जारी किया जाए। दूसरी तरफ कल ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, जिसके बाद पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वासिफ क़य्यूम अब्बासी और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली अली हैदर गिलानी को नामजद किया, मगर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से कुछ देर पहले अली हैदर गिलानी ने वोटिंग से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए कहा कि स्पीकर के इलेक्शन अमल पर हमें शदीद एतराज़ात थे, इसलिए वो डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा राजा बशारत ने मौक़िफ़ अपनाया कि अली हैदर गिलानी को शिकस्त नजर आ रही थी, इसलिए वो डर कर पीछे हट गए। नून लीग स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज क्यों कर रही है? ऑपोजिशन को क्यों उम्मीद है कि वो नंबर्स ना होने के बावजूद स्पीकर के इलेक्शन में सरप्राइज दे सकते हैं? इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, वज़ीर आला के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है और यही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के वक्त भी हुआ है, उनकी अक्सरियत नजर आ गई है, फिर भी आप ये मामला हाईकोर्ट ले गए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को 197 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी। अब जिस असूल के तहत उनके 25 वोट माइनस किए गए, उसी असूल के तहत 10 वोट परवेज इलाही साहब को डाले गए। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि अब अक्सरियत जो है वो किस चीज का नाम है और अक्सरियत का फैसला क्या मुख्तलिफ पार्टियों की नौयत को देखते हुए किया जाएगा कि एक जगह इमरान खान साहब की चिट्ठी हो तो 25 अरकान 20 सीट हो, उनके वोट ना काउंट किए जाएं, और चौधरी सुजात साहब की चिट्ठी हो तो वो 10 वोट जहां वो कह रहे हैं वहां ना कास्ट किए जाएं, उसके बरक्स कास्ट किए जाएं। अक्सरियत का मामला तो ये है। हम कोर्ट इसलिए गए हैं कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो खुफिया रायशुमारी से होता है, उसमें सीक्रेट बैलेट होता है। अब जब कल इलेक्शन के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि कुछ बैलेट पेपर पे सीरियल नंबर दर्ज था और जब मेंबरान का साइन करवाया जाता है काउंटर फॉइल पे भी सीरियल नंबर दर्ज था। अब इस सारे अमल से माफ कीजिएगा, वोटरों की शनाख्त करना जो है वो अब मुमकिन है और ये अपने मेंबरान को समझा के लाए थे कि कोई इधर उधर वोट ना डाले, क्योंकि जो काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर पे सीरियल नंबर दर्ज है उससे वोटर की शनाख्त की जाएगी। अब आईने पाकिस्तान ये कहता है कि वोटर की शनाख्त ना की जाए क्योंकि खुफिया राय शुमारी है। अब खुफिया राय शुमारी का एक मकसद है, खुफिया राय शुमारी आइन के अंदर और कानून के अंदर किसी मकसद के तहत डाली गई है, तो हम ये समझते हैं कि ये गैर आइनी अमल हुआ है और हमारी पिटिशन हमने रात को अदालत नहीं खुलवाई। हम चाहते तो रात को भी अदालत जा सकते थे, हमने दीवारें फलांगना मुनासिब नहीं समझा। हम महजिब लोगों की तरह दिन की रोशनी में हाईकोर्ट ले गए। ठीक है, आप ये जिक्र करें खुफिया राय शुमारी का, तो क्या ये समझा जाए कि ये खुफिया राय शुमारी का जो आपने जिक्र किया है, खुफिया तौर पर आप लोगों को हुकूमती अरकान असेंबली की जानिब से कई या कुछ अरकान असेंबली की जानिब से कोई इशारा दिया गया था कि हम आप लोगों को वोट डालेंगे? ये चीज दोनों तरफ चलती है। देखिए, वसूख से ये नहीं कहा जा सकता कि किस हुकूमती रुकन ने हमें वोट डालना था या किस
ऑपोजिशन के रुकन ने गवर्नमेंट को वोट डालना था। हो सकता है कि हमारे भी कुछ लोग जो हैं उन्होंने इधर वोट डाला हो, ये मुमकिन है। तो देखिए, सीक्रेट बैलेट की एक सैंक्टिटी है, सीक्रेट बैलेट का एक मकसद है। जब उसको वायलेट किया जाएगा तो ये धांधली करने के मुतरादिफ है, और ये इतना सिंपल नहीं है। अब हमारी पिटीशन मंडे को डिविजनल बेंच के पास लगी है, जस्टिस शबीर अख्तर साहब के पास, मुजम्मिल शबीर अख्तर साहब और राहिल कामरान साहब के पास लगी है। हम तवक्को ये रखते हैं कि इंसाफ किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है इसमें इन्होंने 700 लोग परवेज इलाही साहब ने भर्ती किए हैं, बैलेट पेपर की छपाई इनके पास है, सारे अफसरान इनके कंट्रोल में हैं। तो जब आपके पास पूरा इलेक्शन का निजाम आपके जेर साया काम कर रहा हो, तो उसके अंदर सीरियल नंबर के तहत लोगों को थ्रेट करना और लोगों की निशानियां लगवाना कि मुझे पता है कौन कहां वोट कास्ट कर रहा है, ये तो डिक्टेटोरियल निजाम है। जी, पीर को पता चल जाएगा। आज जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ है, जिसमें अली हैदर गिलानी आप लोगों के मुतफ़िका उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर के लिए, तासुर ऐसा मिल रहा है कि उन्होंने हिस्सा इसलिए नहीं लिया, उनकी गुफ्तगू से, कि इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की है। और राजा बशारत साहब ने तो कहा है कि आप लोग डर के भाग गए। देखिए, हमने बड़ा सोचे समझी ये मूव है हमारी। हमने इसको बॉयकॉट इसलिए किया है कि जब कल भी डिप्टी स्पीकर की अदम एतमाद हुई, इनको 186 वोट रिक्वायर्ड थे। अब ये बैलेट पेपर पे पहले से मोहरें लगवा के इन्होंने मेंबर को दी हुई थी, और उसके अंदर देखिए 186 के 186 वोट कास्ट हो जाना, किसी एक शख्स ने भी कोई गलती नहीं की। देखिए ये इंसान है ना, कोई एरर हो जाता है। तमाम मोहरें बहुत परफेक्शन के साथ दरमियान में लगी हुई थी। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल इस निजाम के तहत, जिसमें स्पीकर के इलेक्शन में धांधली हुई, डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद में धांधली हुई। साहब, आप क्या कोई किसी गलती का फायदा उठाना चाह रहे थे? नहीं, देखिए गलती तो मैं नहीं कहूंगा, मगर बात यह है कि जब 186 वोट रिक्वायर्ड हों अदम एतमाद के लिए, और आपको 186 के 186 वोट पड़ जाएं, तो इसका मतलब है कि आपने चीजें मैनेज की हुई थी। हमारे भी वोट रिजेक्ट हुए हैं, हमारा एक वोट रिजेक्ट हुआ स्पीकर के इलेक्शन में, इनके 3 हुए। मगर जब असेंबली सेक्रेटेरिएट का पूरा स्टाफ इनका जाती मुलाजिम है, जाती भर्ती करता है, उनके बच्चों तक को नौकरियां दी हुई हैं। ये 700 अफराद असेंबली में परवेज इलाही ने भर्ती किए हैं। अब देखिए, मैंने तो उसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कभी नहीं कहा, और मैं कहूंगा भी नहीं, बट जिन्होंने कहा था ये अब उनके लिए डाके डाल रहा है। इसने वोट पे डाका डाला, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मगर देखिए, कतई नजर इस बात से कि जो आज डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन के हवाले से कागज जमा कराए गए, आपको पता है कि इन्होंने इसके लिए कितना टाइम दिया। ये कोई मौजब माशरा है कि जहां पे गवर्नर की पावर है कि वो स्पीकर का इलेक्शन के दिन का तयन करे, और इन्होंने स्पीकर की पावर उन्होंने डू अवे विद कर दी। स्पीकर इसके गवर्नर के इख्तियार को खत्म करते हुए इन्होंने कहा कि जी 4 बजे बताया कि जी अब 5 बजे तक कागज जमा कराएं, कल इलेक्शन है। अब ये जब इस तरह की धांधली होगी, प्री पोल रिगिंग भी हुई, ड्यूरिंग पोल रिगिंग भी हुई, तो बात ये है कि इस निजाम के तहत हमारा बॉयकॉट है। समझा जाए कि कहीं ना कहीं आप लोगों की भी तैयारी मुकम्मल नहीं थी और आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। अच्छा, आपसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल जानना चाहूंगा मैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या पंजाब असेंबली का जो भी मामला अगर अदालत बार बार जाएगा, और 12 करोड़ का ये सूबा है, अगर आप दोनों जमातें या जितनी भी जमातें यहाँ पर सियासी जमातें आपस में उलझती रहीं, तो ये 12 करोड़ का जो सूबा है वहां की गवर्नेंस कैसे चलेगी, मामलात कैसे चलेंगे? देखिए, गवर्नेंस यहाँ नहीं चल सकती, ना मामलात चल सकते हैं। परवेज इलाही साहब के पास 186 वोट हैं, और 186 ही वोट रिक्वायर्ड है वजीर आला बनने के लिए। एक वोट भी अगर गिर जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये कौन सी हुकूमत है? और ये देखिए, ये जो जुडिशल वजीर आला है, जो जुडिशल ऑर्डर के तहत बैठा है, मैं आपको ये बात भी वाजे कर दूं कि क्या बातचीत हो, मुझे आप खुद बताइए कि जब आप डिप्टी स्पीकर पे कातलाना हमला करें, मेंबरान को असेंबली के अंदर मारे, प्राइवेट अराकीन को दाखिल करवाएं, और उसके बाद मजलूमियत का प्रचार करें, मैं ये समझता हूं कि ये बातचीत वाला तो माहौल ही नहीं है। और कोर्टों का रुख इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक टाइम था जब वैल्यूज थी, लोग आपस में बातचीत करते थे, बैठ के इस मामलात को हल करते थे। मगर जब से ये एक नई रविश पॉलिटिक्स में आई है, 2018 में जब आरटीएस बैठा, और उसकी पैदावार कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको शायद जिनकी जमानतें जब्त हो जाती, अब वो असेंबली में बैठे हैं, और जो उनकी एक माइंडसेट है कि वो किसी से हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझते, तो हम भी उनसे हाथ नहीं मिलाते। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अदालतों को ही इंटरवीन करना पड़ेगा,
सीएम को ओथ नहीं लेने दिया साहब, गया। आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है, मुस्लिम लीग नून का स्टांस सामने आ गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अक्सर ये रविश रही है कि जो अमल वो खुद करते हैं उसे अपनी कामयाबी करार देते हैं, मगर जब इसी किस्म का अमल उनके मुखालिफिन करते हैं तो वो इसे दूसरों की नाकामी और नाअहली करार देते हैं। और इमरान खान एक बार फिर अपनी यही रविश दोहरा रहे हैं। जापानी अखबार एशिया निकी में कल ये खबर शाये हुई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका से पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी आर्मी चीफ और अमरीकी नायब वज़ीर खारजा वेंडी शर्मन के दरमियान टेलीफोनिक राबते की तस्दीक की, मगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस खबर पर तनकीद करते हुए कहा कि IMF की माली इमदाद के लिए अमरीका से बात करना आर्मी चीफ का काम नहीं है। इमरान खान ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि आर्मी चीफ के अमरीकियों से राब्ता करने की बात ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत पर किसी को भरोसा नहीं। आप खुद ही देख लेना कि आज इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट बैठी है इसके ऊपर तो किसी को ना बाहर के मुल्क में किसी को कॉन्फिडेंस है, ना IMF को कॉन्फिडेंस है, ना पाकिस्तान में अंदर अवाम को कॉन्फिडेंस है। तो इसका मतलब कि आर्मी चीफ ने वो जिम्मेदारी ली कि हाँ मैं अब बात करता हूं, क्योंकि मैं ये अस्यूम कर सकता हूं जैसे जैसे हम कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको अमरीकियों को कि हमें मदद करें IMF के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। इमरान खान के इस बयान के बाद सवाल ये पैदा होता है कि माली इमदाद के लिए आर्मी चीफ की कोशिशों और दूसरे ममालिक से राब्ता करने में नया क्या है। क्या आर्मी चीफ ने इस किस्म की कोशिश पहली बार की है? इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो क्या आर्मी चीफ ने उस वक्त इस किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया था? इस हवाले से हक़ाइक़ पर नजर डालते हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ ने कब और कैसे दूसरे ममालिक से राब्ते करके PTI हुकूमत की मदद की और किन किन तनाज़ात में हुकूमत को बेल आउट किया, जो अब इमरान खान के अपने मुताबिक आर्मी चीफ का काम नहीं है। और तफसील से बताते हैं कि आर्मी चीफ के मुआशी और सियासी किरदार के हवाले से खुद PTI के लोग क्या एतराफ़ कर चुके हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इमरान खान अब माली इमदाद के लिए आर्मी चीफ के राब्ते पर सवाल उठा रहे हैं, मगर उनके अपने दौर में जब भी PTI हुकूमत को सऊदी अरब, चीन या किसी दूसरे दोस्त मुल्क से किसी मुश्किल का सामना हुआ या जब माली इमदाद की ज़रूरत पेश आई तो आर्मी चीफ ने इसे हल करवाने में अहम किरदार अदा किया, और इसका एतराफ़ खुद उस वक्त के हुकूमती वुज़रा ने किया। PTI के 3.5 साल दौर में हुकूमत को मुताद्दिद बार मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए दोस्त ममालिक से कर्ज की ज़रूरत पड़ी, और उस वक्त के वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने यह एतराफ़ किया कि जब भी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात या किसी मुल्क से पैसे मांगने जाना हो या कोई मसला हल करना हो तो पहले आर्मी चीफ जाता है, क्योंकि पहली बार हुकूमत और फौज यकजान दो कालिब हैं। सऊदी अरब और कतर UAE से पैसे लेते वक्त भी जनरल बाजवा को जाना पड़ा था, ज़ाहिर है इसलिए कि इस इदारे की रिस्पेक्ट है। CPAC का इशू हुआ था, उस वक्त भी जनरल बाजवा को जाना। CPAC का भी इशू हो तो फौज है, इसलिए कि उनको एक रिस्पेक्ट हासिल है सारी दुनिया में, और उस रिस्पेक्ट को आप इससे देखें कि सऊदी अरब में भी जो मामलात थे उस रिस्पेक्ट नहीं ठीक किए। PTI के रुकन असेंबली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने भी एतराफ़ किया है कि फौज सारे काम चला रही है। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से पैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाते हैं। अगर महंगाई पर भी फौज ही काबू पाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फौज जो हमारी हर जगह काम करती है, बैरूनी ममालिक के साथ भी पैसे लाना, वो जाते हैं। सऊदी अरब चीफ नहीं जाते हमारे कमर जावेद बाजवा साहब, सऊदी अरब से लाते हैं पैसे, चाइना से लाते हैं, दुबई से लाते हैं, यहाँ मामला जाते हैं। CPAC वो चला रहे हैं, तो महंगाई को भी कर लेंगे तो आ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? PTI के अपने लोगों के एतराफ़ के अलावा उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर पर यह दावा किया कि चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की, मगर इसमें इमरान खान का कोई कमाल नहीं, बल्कि इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। सऊदी अरब की कमाल मेहरबानी है, UAE की, हमारे ब्रदर मुल्क, उनकी कमाल मेहरबानी है, चाइना की मेहरबानी है कि वो पाकिस्तान की इस आड़े वक्त फिर मदद को आप पहुंचे हैं, और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोई कमाल नहीं। अफवाज पाकिस्तान को जो सिपा सलार हैं उनके मुंह को ये एड मिल रही है,
ये लोन मिल रहे हैं। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं कि आर्मी चीफ ने कब कब दोस्त ममालिक से मुआशी पैकेज हासिल करने में पीटीआई हुकूमत की मदद की, बल्कि पीटीआई के दौर में ऐसे मुताद्दिद वाक़यात पेश आए कि जब हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से दोस्त ममालिक पाकिस्तान से नाराज हुए। हुकूमत में आने के फौरी बाद पीटीआई के मुताद्दिद वज़रा ने CPEC प्रोजेक्ट्स को रोकने से मुतालिक भी गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, जिससे चीन नाराज हुआ और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को चीन जाकर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस CPEC को रोक दें। एक वजीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्जामात लगा दिए और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया। इसी तरह अगस्त 2020 में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सऊदी अरब के रवैये से मुतालिक धमकी आमेज बयान दिया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए और सऊदी अरब ने $3 अरब कर्ज की जल्द वापसी का मुतालबा किया, जिसके बाद आर्मी चीफ को खुद सऊदी अरब जाकर ताल्लुकात में बहाली के लिए किरदार अदा करना पड़ा। पीटीआई के गैर जिम्मेदाराना बयानात का बोझ उठाने के अलावा इमरान खान ने खुद अपने दौर में मुआशी मामलात में आर्मी चीफ का रोल बढ़ाया। पीटीआई ने जून 2019 में मुआशी मामलात में बेहतरी लाने और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कायम की और आर्मी चीफ को भी इसका मुस्तकिल रुकन बनाया। इमरान खान अब आर्मी चीफ के राबतों पर एतराज़ कर रहे हैं और इसे हुकूमती नाकामी का सबूत करार दे रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि इमरान खान के अपने दौर में आर्मी चीफ सिर्फ मुआशी मामलात पर दूसरे ममालिक से राबते ही नहीं करते थे, बल्कि पाकिस्तान में कारोबारी शख्सियात की शिकायतें भी सुनते थे और इनके हल की कोशिशें भी करते थे। और जब उस वक्त आर्मी चीफ के मुआशी मामलात में बढ़ते किरदार पर सवाल उठते थे तो इमरान खान इसे अपनी हुकूमत की कमजोरी करार देने के बजाय कहते थे कि यह साबित करता है कि हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं। वो कहते थे कि मैं पहला वज़ीर आज़म हूँ, फौज जिसके साथ खड़ी है। एक है जनरल बाजवा की, टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। हर जगह पाकिस्तान की फौज खड़ी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है, हमें क्यों नहीं प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फौज से। I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies. उस वक्त इमरान खान आर्मी चीफ के किरदार को हुकूमत और इदारों के एक पेज पर होने का सबूत करार देते थे, मगर आज इसे हुकूमत की नाकामी करार दे रहे हैं। पीटीआई दौर में मईशत और खारजा मामलात पर आर्मी चीफ का अहम किरदार होने के अलावा सियासी मामलात में भी आर्मी चीफ ने वो किरदार अदा किया जो आईनी तौर पर आर्मी चीफ का काम नहीं था। बजट मंजूर करवाना हो तो पीटीआई हुकूमत आर्मी चीफ से मदद की दरख्वास्त करती थी। फैट ऑफ बिल्स की मंजूरी करवानी हो तो इमरान खान इसकी जिम्मेदारी आउटसोर्स करते थे और उस वक्त के पीटीआई के इत्तेहादी खुद ये बताते हैं कि हुकूमत खुद तो सियासी राब्ते करती नहीं थी, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से कॉल्स करवाती थी और सारे मामलात इस्टेब्लिशमेंट चलाती थी। तो खुद पीटीआई के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन कराते रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो खुद फिर वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन करवाया करते थे। इनको ना सीखने और ना तजर्बा की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी, तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या। सिर्फ हुकूमती इत्तेहादी इस बात का एतराफ़ नहीं करते थे, बल्कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत ने तो सियासत ही आउटसोर्स कर दी थी और अहम सियासी और हुकूमती मामलात इस्टेब्लिशमेंट चलाती थी। गवर्नमेंट चलती है पॉलिटिक्स पे और गवर्नेंस पे, अपनी दोनों लेग्स पे। हमने दोनों आउटसोर्स कर दी थी। हमने पॉलिटिक्स भी आउटसोर्स कर दी, हमने गवर्नेंस भी आपके तो फोन कॉल्स वहां से आते थे, हर चीज। हमने ये नहीं, आपके कोई पॉलिटिशियन ये अफोर्ड नहीं कर सकता। फवाद चौधरी एतराफ़ कर रहे थे कि उनकी हुकूमत ने अपनी सियासत आउटसोर्स की हुई थी, अहम मामलात कोई और देखता था। मगर आज इमरान खान इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने IMF कर्ज की जल्द फराहमी के लिए अमरीका से राब्ता क्यों किया। ये तो आर्मी चीफ का काम नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए आर्मी चीफ ने वो काम किए हैं जो वज़ीर आज़म के अपने करने के काम थे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।